शायद रेवेन्यू की तरफ से कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद वो हमने IMF को भेजा, फिर रात को भी मीटिंग हुई थी हमारे, 2-3 मीटिंग और की हैं, रात को भी फाइनेंस डिवीजन वालों की, रेवेन्यू वालों की उनसे मीटिंग हुई थी, स्टेट बैंक की उससे पहले मीटिंग हो चुकी है, मैं भी शामिल था उसमें। फिर हमको भेज दिया है नया LOI, तो मैं आज के दिन में साइन करके इंशाअल्लाह ताला इसको भेज दूंगा। तो ये एक मरहला जो था वो IMF का ये कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह ताला, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगस्त के महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, गालिबन 29 तारीख को। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। प्रोग्राम तो आपको पता शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो डॉलर 17 जुलाई के बाद से कंट्रोल से निकल गया था हमारे तकरीबन, और बहुत 2-4 दिन तक और पूरे हफ्ते तक 10 दिन तक रोज़ बढ़ता रहा, लेकिन 2-3 दिन तक तो काफ़ी बढ़ा। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब 239 रुपये तक पहुंच गया था इंटरबैंक में, तो फिर हमने कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद से वो बदस्तूर 15 दिन तक वापस आता रहा है। तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक दुनिया की बेहतरीन जो सबसे मजबूत करेंसी थी वो आपका पाकिस्तानी रुपया था, और दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली स्टॉक मार्केट थी वो आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या कराची स्टॉक एक्सचेंज थी। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी करम है कि ये चीज़ हुई है। मैं जुलाई के महीने में जब बहुत करेंसी टूट रही थी, उस वक्त भी आपसे ही गुजारिश करता था कि देखो मुझे इंपोर्ट रोकने दो, थोड़ा सा मैं इंपोर्ट कम कर लूँगा, तो इंपोर्ट को अगर मैं एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर ले आऊँगा तो ख़ुद ब खुद ऑर्गेनिकली रुपया जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। रुपए की स्ट्रेंथ जो है वो कोई ऐसे ही वो नहीं होनी चाहिए, कोई शोखी के लिए नहीं होनी चाहिए। रुपए की स्ट्रेंथ शुड रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी। रुपया ऑब्वियसली इन द एंड रिफ्लेक्ट्स करंट अकाउंट की पोजीशन। अगर आप 80 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं जो पिछले साल हमने किया, और 31.7 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके तहत आप 48.3 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट करते हैं, यानी कि दुनिया जो आपको चीज़ें बेच रही है आपको 80 बिलियन डॉलर्स की ख़रीदनी है, लेकिन आपके पास जो चीज़ें दुनिया को बेचने के लिए वो सिर्फ 31.3 बिलियन की है, तो 48 अरब डॉलर्स आपको कहीं से चाहिए। 30 अरब डॉलर्स तो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो काम करते हैं, वो अब पाकिस्तान में जब अपने वालिदैन को भेजते हैं, अपने घर वालों को भेजते हैं, तो उसके एवज़ हम रुपए देते हैं उनको, लेकिन वो डॉलर्स हमको मिल जाते हैं। फिर भी रह जाते हैं 20 बिलियन डॉलर्स तकरीबन। तो 17.5 बिलियन डॉलर्स पिछले साल का करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब आपको याद है कि पिछले दौर में PTI के जब हमारे दोस्त हुकूमत में थे तो वो कहते थे कि मईशत की सिर्फ एक स्टेटिस्टिक होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट। ग्रोथ को वो नहीं देखते थे, जो इम्प्रूव करी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो नहीं देखते थे, 12,000 मेगावाट बिजली हमने लगाई वो नहीं देखते थे, 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाए हमने वो नहीं देखते थे, कुछ भी नहीं देखते थे। बोलते बस करंट अकाउंट डेफिसिट आपका ज़्यादा है, इसलिए आपकी मईशत की मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो पिछले 4 सालों में 20,000 अरब रुपए का, पौने 4 सालों में 19,200 अरब रुपए का, 19,300 अरब रुपए का आपने कर्ज भी चढ़ा दिया, जो कि पिछले उसके पहले के 71 सालों के 79% बराबर है। और आपने करंट अकाउंट डेफिसिट भी 17.5 बिलियन डॉलर्स का दे दिया। आपने 1500 अरब रुपए आपने बिजली के अंदर तकरीबन सर्कुलर डेट के चढ़ाए, जो 1062 काम छोड़ के गए थे मई तक वो, और 1100 जून तक था, उसको आपने बढ़ाकर तकरीबन 2500-2600 रुपये ले आए। जो गैस का सर्कुलर डेट जिसका हमने नाम पहले नहीं सुना था, वो अब नई चीज़ आ गई है, और 1400 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। 200 अरब डॉलर रुपए का 2 महीनों के अंदर आपने सही सुई नादन के अंदर नुकसान किया, 2 सर्दियों में, जहाँ पे आपने LNG जो है वो लोकल गैस के रेट से बेच दी $2 में, 20 डॉलर की LNG ख़रीद के। जब हिस्टोरिकली आपको $4 की LNG मिल रही थी, आपने LNG वो नहीं ख़रीदी कि भाई हम लॉन्ग टर्म माहदे नहीं करेंगे। शायद अब्बासी को और मुझको थोड़े अरसे तक जेल भी भेज दिया आपने। दुनिया के सस्ता तरीन हमने टर्मिनल लगाया, आपने कहा हम टर्मिनल लगा रहे हैं। हर कोई मिनिस्टर PTI का आता था, कहता 15 दिन में टर्मिनल शुरू हो जाएगा, कभी भी शुरू नहीं हुआ पौने 4 साल में। उसके बाद आपने ये महंगा तरीन हमको ये सिस्टम जब दिया आपने, कि जिसमें आपने एक लॉन्ग टर्म माहिदा ना पेट्रोल का किया ना डीजल का किया, जो पहले रखे हुए थे कुछ क्रूड के डीजल के माहिदे कतर से, वो कुवैत से वो चल रहे थे। 10 बिलियन 10.3 बिलियन आप देके गए हमें
रिजर्व्स में, और 21 बिलियन का इस साल 22-23 के अंदर जो है वो कर्ज वापस करना है। 2 बिलियन का जून जुलाई में भी करना था, 3 बिलियन का जून जुलाई में करना था। फिर आप बात करते हैं हकीकी आज़ादी की भाई, तो 48 बिलियन डॉलर जब नहीं होंगे आपके पास और आपको दूसरे मुल्कों से मांगने होंगे तो वो कौन सी हकीकी आज़ादी है? जब 17 बिलियन का तुम करंट अकाउंट डेफिसिट करोगे और दुनिया में अब कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन सी हकीकी आज़ादी है? जब IMF ने आपसे एकदम मुंह मोड़ लिया और आपने IMF से मुंह मोड़ लिया, आपने उनके मुआहिदा करके आए, आपने साइन करी, और फिर आप जाके कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को एमनेस्टी भी दूंगा, फिर आप जाके फ्यूल भी सब्सिडी देते हैं, फिर जाके आप पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं, जब आके फिर जाके आप बिजली पे सब्सिडी देते हैं, तो वो कौन सी आज़ादी है जब आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट आपको कि 21 बिलियन देने हैं और 9 बिलियन है आपके पास, उससे ज़्यादा तो आप करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहे हैं, और 1 रुपया आराम है अगर इन्होंने कहीं इंपोर्ट रोकने की कोशिश करी हो। वैसे बस कर्ज पे कर्ज पे कर्ज पे कर्ज, और ये सिर्फ PTI का वतीरा नहीं रहा है, PTI ने ख़ास तौर पे ये किया है, लेकिन ये हमारी पिछली हुकूमतों ने भी किया है। मुशर्रफ साहब के ज़माने से, मुशर्रफ साहब जो थे 2007-8 के अंदर सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे, 8.1%। शहबाज शरीफ आए और मैं भी उनके साथ आया, हमने ये कहा आपसे कि हम इंशाअल्लाह ताला रुपए को लेकर आएंगे, मजबूत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इंपोर्ट के ऊपर कर्व करना है। मैं 2 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता था, लेकिन हमने इंपोर्ट के कर्व करा। पहले हमने नॉन नेसेसरी या इसेंशियल, नॉन इसेंशियल या लग्जरी गुड्स के ऊपर, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई। हमें पता है कि उसमें स्मगलिंग भी हो रही है, हमने पाबंदी लगाई, बड़ी चीखें उठी कि हमारे चॉकलेट रोक दिए गए, हमारे जूते रोक दिए गए वगैरह वगैरह, लेकिन हमने एक पाबंदी लगाई। उसके बाद हमने गाड़ियों के ऊपर पाबंदी लगाई, एयर कंडीशनर्स के ऊपर पाबंदी लगाई, फ्रिजेस के ऊपर के इंपोर्टेड फ्रिजेस बंद कर दो, वो आज भी बंद हैं। उसके बाद हमने कहा जो लोकल बनते हैं, जो कि ज़्यादातर इंपोर्टेड ही होते हैं, 90% उसमें इंपोर्ट होता है, उसके ऊपर भी हमने कहा कि यार जितना ले रहे हो उसके आधे लो। आधे की वजह यह थी कि मेरे पाकिस्तानी उसमें काम करते हैं, मैं उनकी नौकरियां तो ज़ाहिर है नहीं छुड़वाना चाहता था। हमने उनसे बातें की कि यार देखो नौकरियां नहीं ख़त्म करना लोगों की। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमसे बड़ा ताउन किया है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान के तमाम इंपोर्टर्स का। अच्छे लोग होते हैं, टैक्स पेयर देते हैं, आधे से ज़्यादा हमको टैक्स जो है पोर्ट पे मिलता है, और पूरे का पूरा टैक्स हमको इंपोर्ट गुड जब सिस्टम के थ्रू होता है उसके बिला उस पर मिलता है। बाकी पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से हम में से कोई भी आदमी जो है वो, या कोई भी बहन जो है टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। वो जो इंपोर्टेड गुड पोर्ट से आते हैं, वो किसी की फैक्ट्री में जाते हैं, हमारे पास ट्रेस हो जाते हैं, तो हम उसका पूरा सिस्टम का टैक्स लेते हैं, और उस टैक्स लेने की वजह से हमने अपनी मईशत को अनकम्पेरेटिव कर दिया है, जिसकी वजह से क्योंकि हम इंपोर्ट को इतना मुश्किल कर दिया, हमने महंगा कर दिया, तो लोग यहीं पे बेचने से मुनाफा कमाते हैं, एक्सपोर्ट कोई भी नहीं करता। वैसा भी टैक्स इंशाल्लाह लेके आएंगे कि जिसमें अगर आप 10% भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा टैक्स लेंगे, वो भी हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैं अभी से कह रहा हूँ आपको। मगर हमने जो चीज़ करनी थी वो करके दिखा दी। आज के महीने में अल्लाह ताला की मेहरबानी से कल शाम तक इस पाकिस्तान में 3.4 बिलियन डॉलर्स गए थे बैंकिंग सिस्टम से, और 4.1 बिलियन डॉलर्स आए थे। मतलब वी हैड मोर मनी कमिंग इन, 600-700 मिलियन डॉलर्स मोर कमिंग इन देन गोइंग आउट। आप इंपोर्ट्स देख लीजिए, पिछले साल से मेरे ख्याल से 20% कम है परसों तक के, लेकिन एक्सपोर्ट 5% अल्लाह की मेहरबानी से ज़्यादा है। और जो मैंने आपसे कहा है कि एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस जो है हम रोज़ मॉनिटर करते हैं, वो तकरीबन इंपोर्ट के बराबर रहेगी, वो इंशाल्लाह रहेगी। और वो नज़र आ रही है कि जब से आपने इंपोर्ट को थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा सा लगाम दिया है, एनर्जी को भी कम किया और नॉन एनर्जी चीज़ों को भी कम किया, तो ये बेहतरी आई है। जब आपने सस्ती चीज़ें बेची हैं, सब्सिडी पे बेची है, 20% डीजल की कंजम्पशन बढ़ गई, लोगों ने होल्ड किया। ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बड़ी बात है, ओगरा की बड़ी बात है कि उन्होंने उस वक्त भी सप्लाई चेन नहीं तोड़ने दी, और ये सप्लाई चेन चलती रही। और ओगरा एक फार्मूले के तहत प्राइस बढ़ाती है। कल प्रोग्राम में, मैं परसों शायद किसी टीवी के प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में गया था शहजाद इकबाल के, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्राइस का क्या होगा, तो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि मैं 1 रुपया भी टैक्स मज़ीद नहीं लगाऊंगा, ना लेवी लगाऊंगा। तो आज सुबह जब कल रात को जब पेट्रोल की 6 रुपये प्राइस बढ़ी है, और डीजल की 8 आने कम हुई है, मेरे ख्याल से केरोसिन में से और लाइट डीजल ऑयल में से भी एक चीज़ की कम हुई है, एक चीज़ की कम बढ़ी है, 6 रुपये कुछ पैसे, 6 रुपये 72 पैसे, तो 6.75 रुपये। तो वो हामिद मीर साहब जो थे, मेरे भाई हैं, बड़े जय्यद सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन और आप लोगों को ये सिस्टम पता है, लेकिन नहीं पता तो मैं फिर आपके सामने, वो पाकिस्तान आपके तवज्जुह से पाकिस्तानी कौम के सामने भी रख देता हूँ कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा जो है वो
एक प्राइस हर 15 दिन के लिए डिटरमिन करती है। ये एक सिस्टम चल रहा है, पहले ये ब्रांड के ऊपर होता था, अब जो है ये प्लेट्स के ऊपर होता है। पिछले 2-3 साल पहले जब शॉर्टेज हो गई थी तो पीटीआई के ज़माने में ये एक शॉर्टेज की ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये प्लेट्स के ऊपर डाल दिया। सिंगापुर में एक मार्केट है प्लेट्स की मार्केट, जिसमें रोज़ शाम को 5 बजे पाकिस्तान के टाइम पे 6 बजे हमको पता चलती है कि वो मार्केट कितनी थी। हमको उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने एवरेज प्लेट्स की प्राइस को लिया, उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करा, उसके ऊपर हम प्रीमियम डालते हैं। क्योंकि आजकल रिफाइनरी की शॉर्टेज है तो हमको डॉलर, डीजल और पेट्रोल दोनों प्रीमियम पे मिलता है। हमारा एक लॉन्ग टर्म डील है कतर से, कुवैत से, जिसके तहत डीजल हमको $8.5 के प्रीमियम पे मिलता है, मगर पेट्रोल पाकिस्तानी कंपनियों को $17 के प्रीमियम पे मिलता है, पीएसओ को 17 के प्रीमियम पे मिलता है। और उसके अंदर एलसी के चार्जेस भी होते हैं, कंफर्मेशन चार्जेस भी होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं। लेकिन ये $17 का, $17.5 का नंबर था। पिछले 15 दिनों पहले जब था तो वो $15 था, इस बार 17.5 हो गया। प्रीमियम जो है रिफाइनरी की शॉर्टेज के ऊपर भी आगे पीछे होता रहता है। ऐसा ही आपको बता रहा हूँ कि शायद हिंदुस्तान का 12.5 है, हमारे यहाँ 17 हमको लगता है। तो उसके बाद हम प्लेट्स को डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस पर फिर हम प्रीमियम डालते हैं, इंसिडेंटल्स डालते हैं, श्रिंकेज डालते हैं, और उसके बाद हम एक नई प्राइस दे देते हैं कि ये प्राइस होगी। मगर इसमें एक चीज़ और भी होती है कि इस बार जो कीमत आई है, मिसाल के तौर पर जो आज तेल आया है, वो तेल मिसाल के तौर पर आज हमने उसको, अगर डॉलर की प्राइस 213 हो गई है तो हमने शायद एवरेज प्राइस जो भी थी हमने उसके हिसाब से दे दिया इसको। अब जब वो 2 महीने बाद जब वो एक्चुअल एलसी की पेमेंट होती है, क्योंकि ये डिलेड टर्म्स पे पेमेंट होती है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, डिपेंड करता है पीएसओ ने क्या डील करी है, तो जो एक्चुअल रेट होता है उससे फ़र्क पड़ जाता है। आज अगर 213 है, उस दिन 220 है, तो $7 पर बैरल उसको नुकसान हो जाता है पीएसओ को, तो उसको हम ट्रू अप, तो जो एक्चुअल रेट होता है उससे फ़र्क पड़ जाता है। आज अगर 213 है, उस दिन 220 है, तो $7 पर बैरल उसको नुकसान हो जाता है पीएसओ को, तो उसको हम ट्रू अप करते हैं। तो पिछली जो एलसियाँ खुली हुई थी वो $207-208 पे खुली थी, जिसकी पेमेंट 238 में भी हुई है, 240 में भी हुई है, कुछ 228 में भी हुई है, तो उसको भी ट्रू अप किया। और उसके बाद वो चीज़ें भी मतलब ये कि और जो अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, जो होने वाली है अगले 2-4 दिन में, उसको 215 पे ट्रू अप किया। तो कुछ 228 वाली एलसियाँ भी 215 पे ट्रू अप हुई, दोनों तरफ हुआ। और उसके बाद जो नंबर आया वो, और कल रात को 8 बजे तक नंबर, 9 बजे तक नंबर जो था वो $9 कुछ 50 सेंट हमारा तखमीना। तो जो आखिरी नंबर ओगरा से आया वो $6.72 आया। और वो इसलिए कि कल रात को फिर बेखार प्लेट्स में कमी आई होगी, और वो जो भी कल रात का एक्सचेंज रेट भी कम हो गया था, तो वो प्लेट्स में कमी आई। ये ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है। ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे पाबंद हूँ, खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। ये जरा तरीका कि आपने हमें बताया कि ओगरा ने डिटरमिन किया है इस चीज़ को, तो मैं सवाल पूरे ख़त्म कर लूँ फिर आप सवाल पूछ लीजिए। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ और बिल्कुल पाबंद हूँ, और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा, और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। और अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही तो उसका फ़ायदा होगा। मगर आप ये देखें कि जब आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, कौम ने ट्रस्ट किया, मेरे वज़ीर आज़म ने ट्रस्ट किया, हमारी क़यादत ने ट्रस्ट किया, कोalition ने ट्रस्ट किया, मैंने उनको कहा था कि डॉलर वापस आएगा। उस वक्त शायद आप में से कम लोग मेरी बात मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आए। हमने आपको जिस तरह कहा था उस तरह लेकर आए कि हम इंपोर्ट को रोकेंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, इंपोर्ट को एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर करेंगे। और ये जो जैयद साफ़ी यहाँ पर बैठे हैं, ये पहली मरतबा मेरी बात नहीं सुन रही है, इनको पता है कि मैं ये 6 मरतबा 10 मरतबा बोल चुका हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी से ये हुआ, क्योंकि ये बेसिक सिंपल इकनॉमिक्स है। और आप जब बात करते हैं लोग कि हमको अपने लोगों से पैसे नहीं मांगने चाहिए, हमको खुद मुख्तारी देनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, खुद इन्हिसारी करनी चाहिए, तो भाई वो कौन सी खुद इन्हिसारी होती है कि जिसके अंदर आप लंबे लंबे पर ट्रेड डेफिसिट करते हैं, 48 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करते हैं। वो कौन सी खुद इन्हिसारी होती है जब आप इतने लंबे लंबे डेफिसिट करते हैं और फिर दुनिया से जाके आप पैसे मांगने पड़ते हैं। हमको भी मांगना पड़ रहा है, लेकिन कम अज़ कम आज हमने शुरुआत कर दी है।
आज अल्लाह की मेहरबानी से हमने शुरुआत कर दी है कि हम इंपोर्ट को उधर तक लेके आ रहे हैं कि जहां पे एक्सपोर्ट और रेमिटेंस हो। ये रियल खुददारी है, ये आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो। और वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़े बहुत पैसे दुनिया से अगर आ जाते और हम उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर लेते तो वो बड़ी अच्छी बात थी। अगर आपने चीन से पावर प्लांट्स लगाए तो बड़ी अच्छी बात है। मियां नवाज शरीफ के दौर में 5 साल में हमने पावर प्लांट्स अल्लाह की मेहरबानी से डबल करे। नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो 12,500 मेगावाट मुश्किल से बनता था, जब गए और उसके बाद 25,000 मेगावाट बनने लगा। लेकिन जब हमने 25,000 मेगावाट अपना पावर मुल्क में डबल कर दिया तो क्या हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल की? क्या हमने एक्सपोर्ट डबल किया? अब हमारे पास कोयला खरीद, अगर वो हम एक्सपोर्ट डबल कर लेते जो दुनिया के मुल्कों ने किया है। जब चाइना पावर प्लांट लगाता है तो वो एक्सपोर्ट भी साथ साथ बढ़ाता है, जब वियतनाम पावर प्लांट लगाता है तो एक्सपोर्ट भी साथ साथ बढ़ाता है। एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ाया, पावर प्लांट लगा दी और शादी ऑयल के अंदर हमने चलाना कर दिया। तो फिर हमारे पास ना डॉलर बचे, ना कोई येन बचा, ना कोई यूरो बचा जिससे हम चीजें खरीद सकते। डॉलर हिस्टोरिक हाई पे है अगेंस्ट दुनिया की करेंसीज। हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो भी भुगता है, लेकिन आज डॉलर भी नीचे आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया जो है वो दुनिया में सबसे तेज चल रहा है। हमारी स्टॉक मार्केट भी चल रही है, लेकिन मैंने आपसे जैसे गुजारिश करी कि जब से हम आए हमने रेवेन्यू भी जमा किया है, हमने जो मुल्क के पुराने मसाइल थे वो भी एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और मईशत जो है आज वो बेहतर जगह पे, आज कोई भी ये बात नहीं करता है। कुछ दिनों पहले एक लिस्ट आई थी, ये आप सबने के पास भी घूम रही थी, किसने दोस्तों ने मुझको ये लिस्ट भी फॉरवर्ड की है कि जिसमें कहते थे कि दुनिया का चौथा लाइकलीस्ट मुल्क डिफॉल्ट करना पाकिस्तान है। हमारी हुकूमत आने से पहले पाकिस्तान का $1 का बॉन्ड जो था वो 70 सेंट में बिक रहा था, उसके बाद वो और भी खराब हुआ। जब आपका बॉन्ड 70 सेंट में बिक रहा है और 50 सेंट में बिक रहा है, इसका मतलब है कि आप नई बोरोइंग नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको आपको $1 देना है वो तो 50 सेंट के अंदर आपके डॉलर का बॉन्ड खरीद सकता है। आज हमने बॉन्ड की कीमत भी अच्छी करी है। आज हमारा जो इस साल का बॉन्ड ड्यू है वो अब मेरे ख्याल से 95-96 पैसे का बिक रहा है, 96% पे बिक रहा है। ये जिस दिन हमारी हुकूमत आई थी उस दिन 80 के नीचे था, 78 पैसे पे था। पाकिस्तान का 24 का बॉन्ड जो था वो 22% डिस्काउंट पे बिक रहा था, जस्ट 22% फेस वैल्यू के डिस्काउंट पे बिक रहा था। ईल्ड तो बहुत ज्यादा थी। आज वो ईल्ड जो है फेस वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट 4% है। अब कोई भी ये बात नहीं करता कि डिफॉल्ट नहीं होगा या डिफॉल्ट होगा, कोई भी ये बात नहीं करता है। जो चौथी लाइकलीस्ट मुल्क था डिफॉल्ट से, उसको हमने आज बचाया ना अल्लाह की मेहरबानी से। हम यहां पे लेकर आए और फिर हम वापस गलतियां शुरू कर दें, फिर हम IMF से लड़ाई शुरू कर दें, फिर हम दुनिया से लड़ाई शुरू कर दें। आखिरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर 303 रुपए पेट्रोल है। हिंदुस्तान में हमसे 60 गुना ज्यादा का वो रिजर्व पड़े हुए हैं। आपके पास 10 बिलियन नहीं है, उनके पास 600 बिलियन है। आज बांग्लादेश जो कि हमारा गरीब हिस्सा था, उसके पास 35 बिलियन पड़े हुए, हमारे पास 10 बिलियन नहीं है। उधर 308 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। और मैं ये बार बार कह चुका हूं, और अब मैं श्रीलंका से कंपेयर अल्लाह की मेहरबानी से नहीं करना पड़ता, लेकिन वहां पर फ्री मार्केट के अंदर 3,000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल है और ऐसे ऑफिशियल प्राइस पे 470 है। वहां पे 2 दिन पहले या 3 दिन पहले उन्होंने 46% बिजली महंगी की थी। दुनिया में महंगाई आ गई है। कमोडिटी सुपर साइकिल को छोड़ दें, गैस आप देखें हिस्टोरिक हाई पे है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे रिजर्व बिल्ड थे, कुछ हुकूमत के पास पैसे थे तो हम पास ऑन कर देते तो कर देते। हमारी नंबर 1 क्रिटिसिज्म इमरान खान के ऊपर क्या थी कि उसने ये पॉलिटिकल ट्रैप सेट किया और हमको उस तरफ लेके चले गए थे इमरान खान कि जहां पर ये मुल्क दिवालिया होता। तो आज हमको इस बात पे फख्र भी है कि हमने अपने मुल्क को बचाया, सियासी सेक्रीफाइस दी और देते रहेंगे। पाकिस्तान हमारा अव्वल और अजीम है, वो हमारे लिए, और इंशाअल्लाह ताला बेदरेज मुश्किलों के साथ भी फैसले करेंगे। और मैं तो जाती तौर पे हर फैसले के पीछे खड़ा हुआ हूं, ये जो जितने भी मुश्किल फैसले हैं, लेकिन एक तरीकेकार से इंशाअल्लाह ताला अब हम समझ रहे हैं कि बेहतरी आ रही है पाकिस्तान में। डॉलर नीचे आ गया है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा महंगाई कंट्रोल करना है, जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल का एक बड़ा हाथ है। मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि आज जबकि रुपया नीचे गया है, मुझसे काबीना में भी मेरे एक साथी ने पूछा था कि जब डॉलर नीचे जा रहा है तो पेट्रोल क्यों ऊपर चला गया। तो मैंने कहा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले जब डॉलर ऊपर गया था और 236 तक पहुंच गया था, उस दिन हमने 3 रुपए पेट्रोल कम किया था, हमसे किसी ने नहीं पूछा। 248 मैक्सिमम पेट्रोल लेके गए, उसके बाद एक मरतबा मैं ख्याल 17-18 रुपए कम किया, फिर 3 रुपए कम किया और आज 6 रुपए बढ़ाया है। आज भी मैं ख्याल 233-234 पे पेट्रोल है। अगेन 70 रुपए हिंदुस्तान से कम है
और 75 रुपये बांग्लादेश से कम है। मैं यहाँ पे ठहरता हूँ, अगर कोई सवाल हो। आपका ही पहला सवाल था। जी भाई। सर सवाल ये था कि आपने अभी बात की कि ओगरा डिटरमिन करता है प्राइसेस, तो उसमें एक्सचेंज रेट भी उसको देखता है और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस को भी देखता है। लेकिन जब हम 31 जुलाई की बात करें, जब रेट्स डिटरमिन हो रहे थे, तो उस पर डॉलर की प्राइस 239 236 था, तकरीबन 103। तो आप मुझे ये बताया, उस पर एक्स रिफाइनरी जो प्राइस थी वो 191 थी, 7 रुपये जो मार्जिन था वो भी आपने लगा दिया। अब मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है वो 197 कैसे हो गई और किस फार्मूले के तहत हो गई, और क्योंकि डॉलर भी नीचे आ गया, ब्रेंड भी नीचे आ गया। भाई ये बात जो मैं गुजारिश कर रहा था कि हम जो प्राइस पाकिस्तान में ओगरा डिटरमिन करता है वो ब्रांड से नहीं करता, प्लेट्स से करता है, प्लेट्स के एवरेज पे करता है। ठीक है, प्लेट्स और ब्रांड्स जो हैं वो अमूमन साथ चलती हैं, लेकिन एक साथ नहीं चलती हैं। 5-6 दिन पहले प्लेट्स जो था वो लास्ट फ्राइडे को 95 पे था, थर्सडे को 94 पे था, उसके बाद मंडे को मेरा या पता नहीं 105 पे पहुंच गया, फ्राइडे को, थर्सडे को 95 पे था, फिर 105 पे पहुंच गया और फिर कुछ उसके बाद कम हो गया। जो मैंने आखिरी देखी थी एवरेज वो 102 था, फिर शायद मंडे के दिन वापस और गिरा है। तो एक तो हम ब्रांड को देखते हैं, दूसरा ये कि लास्ट डे प्राइस आप डॉलर की प्राइस दे रहे हैं वो एवरेज प्राइस देखते हैं। सो एवरेज प्राइस अगर इस पीरियड के अंदर 238 से शुरू हुई थी और 215 पे ख़त्म हुई है, मेरे ख्याल से एवरेज प्राइस नहीं, कल की प्राइस थी ना 214 ऐसे कुछ थी, 213 नहीं 214 थी मेरे ख्याल से। कल की जो प्राइस थी, हाँ कल जो नहीं, कल क्लोजिंग प्राइस 213.98 थी, लेकिन वो एवरेज प्राइस थी। जो बाइंग प्राइस होती है वो देखते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उसकी एवरेज प्राइस जो थी वो 227 आ रही थी, तो उससे वो करते हैं। और फिर जो मैंने आपको कहा कि एक चीज़ ट्रू अप होती है और फिर एक चीज़ होती है प्रीमियम, तो प्रीमियम भी $2 बढ़ गए थे और ट्रू अप था। ओगरा का कागज़ मेरे पास कहीं रखा होगा या मेरे पास नहीं होगा तो मैं मंगवा लूंगा बिलाल से कह के, वो हम आपको दिखा देंगे जिसको देखना है। जी भाई, एक एक करके ये ब्रिज बताएगा। जी खालिद भाई। सर एक तो ये कि ये जो आप प्राइसिंग वाली बात कर रहे हैं ना, एक सबसे बड़ा इशू जो आपके साथ आ रहा है वो ट्रांसपेरेंसी है। ये वाली सारी शीट आप हमेशा वेबसाइट के ऊपर डालें तो ये वाले जो सवाल इधर हो रहे हैं या लोग करते हैं ना वो नहीं कर पाएंगे। जब बिल्कुल ठीक है, मैं बल्कि क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है फाइनेंस का हूँ, ओगरा का आदमी नहीं हूँ, मैं ओगरा के चेयरमैन साहब से गुजारिश ये करूँगा कि वो एक दिन अपने दफ्तर पे आप तमाम लोगों को बुला के ज़रा सा उसको एकदम समझा दें। कागज़ देने से सिर्फ फ़ायदा नहीं, कागज़ भी दे दें आपको, और हर हफ्ते कागज़ भी डाल दिया करें, कागज़ भी वेबसाइट पर कागज़ अगर नहीं होता तो डाल दिया करें, और आप लोगों को समझा भी देंगे किस तरह प्राइस होती है। जी मैं आ रहा हूँ, सबसे एक एक करके आ रहा हूँ। सवाल ये है, ये क्या था? ये तो मैंने सजेशन, अच्छा सजेशन मुफ्त में भी कुछ मिल जाता है सर। इशू ये है कि जो भी चीज़ आपके साथ जो मसला आ रहा है ना, कि जो भी पब्लिक के ऊपर प्रेशर आता है उसके ऊपर तो आप बड़े उसूल के ऊपर कि जी हाँ की कंडीशन हमने वायलेट नहीं करनी, हमने जो वायदा किया उससे पीछे नहीं हटना। लेकिन जहाँ सेल की बारी आती है वहाँ आप सारी चीज़ों के ऊपर पीछे हटते जाते हैं। आप बैंकों को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, आप जनाब टेक्सटाइल वालों को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, जो आप बजट में किया हुआ उससे रिवर्स कर रहे हो, और इसी तरह की कितनी चीज़ें ट्रेडर्स के ऊपर आपने खुद बजट किया और फिर उससे पीछे हट गए। बड़ा माकूल सवाल है, बहुत शुक्रिया क्यानी साहब। देखिए ट्रेडर्स के अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर कहता हूँ कि हमने 42 अरब रुपए का ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाया था, फिक्स टैक्स था 3,000, 6,000, 3,000, 5,000 और 10,000। मैं समझता था ये बड़ा माकूल टैक्स है और सही टैक्स है, लेकिन इसमें एक मेरी फंडामेंटल गलती हो गई थी। वो ये थी कि कोई 50 यूनिट वाले जिनका बिजली का बिल 2,000 रुपये तक भी नहीं होता है, उनके ऊपर भी 3,000 टैक्स लग गया था। मैंने बहुत सारे दुकानदारों से मशवरा किया था, लेकिन मैं शायद एकदम पान वालों तक नहीं पहुँच सका, तो उधर से हमको एक बड़ा प्रेशर आया कि ये आपने क्या किया। दूसरा ये हुआ था कि फ़िक्स टैक्स 3,000 रुपये रखना था, लेकिन वो FBR और FBR से होते हुए जब पेट्रोलियम वाले आए उन्होंने उसको 6,000 कर दिया। जो ATL में नहीं है वो 6,000 है, जबकि हमारी बात भी 3,000 की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि 15 मिनट में ATL पर रजिस्टर हो जाता है, लेकिन दुकानदार जो थे वो ATL पर रजिस्टर होने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बहुत सारी बहस हुई। अब जब कोई ATL करते देर हो जाती तो हमने ये कहा कि चलो हम पिछले सिस्टम पर चले जाते हैं। सारी बहस हुई। अब जब कोई ATL करते देर हो जाती तो हमने ये कहा कि चलो हम पिछले सिस्टम पर चले जाते हैं। 42 अरब रुपए का हमें नुकसान हो रहा है
यानी कि 42 अरब रुपए का वो टैक्स था जो हम लेना चाह रहे थे। पिछले साल 6 अरब रुपए लिए थे, अब हम 42 नहीं ले सकेंगे लेकिन 27 अरब रुपए लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग देख लेंगे कि 27 अरब रुपए का ये टैक्स है और ये हम जमा करेंगे। अच्छा, बैंक्स के अंदर जो था वो उसमें एक चेंज हमने किया था, हमने बैंक्स के ऊपर जो ADR डाला था वो 20 पिछले साल का डाला था जो कि दिसंबर में साल ख़त्म हो गया जो था वो उसमें एक चेंज हमने किया था। हमने बैंक्स के ऊपर जो ADR डाला था वो 20 पिछले साल का डाला था जो कि दिसंबर में साल ख़त्म हो गया है, दिसंबर में साल ख़त्म हो गया है, तो वो साल ख़त्म हो गया, डिविडेंड बढ़ गए, अकाउंट्स प्रिंट हो गए, अब उसको ऊपर ADR डालने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो ADR हमने कम किए हैं। वो ADR हमने रेट्रोस्पेक्टिव ख़त्म कर दिया, वो हमारी गलती थी, वो रेट्रोस्पेक्टिव करना कभी नहीं चाहिए था। दूसरा, बैंक की एक सजेशन है कि थोड़ा सा ADR जो हमने 55% तो ले गए थे वो 55% से कम करके 50 ले आओ, तो कोई रिलीफ नहीं दे रहे, जो हमने बढ़ाया था उसको बोल रहे हैं कम बढ़ाओ, लेकिन अभी हमने PM साहब से पूछा नहीं है, वो इनके एक प्रपोजल है, वो अभी तक हमने कोई इस पर हतमी फैसला नहीं लिया। एक मिनट उसके बाद आपके बात आता हूँ, या आपको इसी उसमें पूछना है तो पूछ, ये यही पूछेगा, पूछने दो। नवाज शरीफ ने कल कहा है कि नवाज शरीफ साहब इस मीटिंग में वो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होनी थी और वो वॉकआउट करके चले गए। दूसरा आपने कहा इमरान खान ने अपने, क्या उस मीटिंग में नवाज शरीफ थे? दूसरा आपने कहा इमरान खान ने हमें पोलिटिकली ट्रैप किया है, तो 7-8 जमातें पोलिटिकल ट्रैप में क्यों आई? 13 जमातें। जी देखें, ये पॉलिटिकल ट्रैप की बात जो है ना वो एकदम दुरुस्त है कि इमरान खान ने 7-8 जमातों को पॉलिटिकल ट्रैप में नहीं लिया। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को ट्रैप में डाल दिया, उसने तो पाकिस्तान की मईशत को इस जगह पे ले आया। जमातों के लिए सियासत में क्या बड़ी बात थी, चलते रहते, 2-4-6 महीने बाद एक दिन बैंकरप्ट हो जाता पाकिस्तान। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब हम आए थे, और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, ये सीरियसली मैं कभी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको ये सच बताऊँ, हमारी उस वक्त PSO को LC'याँ खोलना मुश्किल थी। दूसरी कंपनियां जो थी पाकिस्तान की तेल की कंपनियां, आप लोगों ने सुना भी है, किसी ने मुझे एक आध लोगों ने फ़ोन भी किया कि हमारी तेल की कंपनियां LC'याँ नहीं खोल सकती थी, हमारी तेल की कंपनियां LC'याँ कंफर्म नहीं कर सकती थी। मैं वज़ीर ख़जाना की हैसियत से, हालांकि ये मतलब शायद बड़ी थोड़ी सी बुरी बात है कि वज़ीर ख़जाना इस लेवल पर आके काम कर रहा है, मैं वज़ीर ख़जाना की हैसियत से अपने पहले पाकिस्तान के बैंकों को फ़ोन करता था, नॉट जस्ट फॉर पब्लिक सेक्टर PSO बट प्राइवेट सेक्टर कंपनियां कि यार इनकी LC'याँ खोल दो, नहीं तो हमारी सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद वो कहते थे कि मिफ्ता भाई हमारी कंफर्मेशन जो है वो बाहर के बैंक नहीं कर रहे, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बात कर चुका हूँ, मिडल ईस्ट के बैंकों से बात कर चुका हूँ, इस स्क्रीन पे मैं इनके साथ बैठ के शाम तक करता था वो बातें कि यार कंफर्म कर दो। IFC को रिक्वेस्ट भेजता था कि हमारी लिमिट जो है वो बढ़ा दो, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लिमिट भेजता था कि बढ़ा दो, सऊदियों से जाके बात की कि हमारी लिमिट बढ़ा दो, हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक साहब तशरीफ़ ले गए, कतर गए, दुबई गए, वहाँ पे बात करी कि कंफर्मेशन हमसे ना मांगो या कंफर्मेशन करने में उनको बैंकों को बोलो आसानी करें। सीरियसली आप उस वक्त आज से 3 महीने पहले एक LC खुलवाना पाकिस्तान की बैंकों के लिए मुश्किल था, कंफर्म कराना एक LC खुलवाना हमारे कंपनियों के लिए मुश्किल था। हम वहाँ से अल्लाह की मेहरबानी से आज लेकर आए कि जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि 4 रुपये बढ़ा रहे हो या 6 रुपये कम कर रहे हो, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि LC'याँ खोलना क्यों मुश्किल हो रही हैं, नहीं हो रही, क्योंकि अब नहीं हो रही है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो मुश्किल नहीं हो रही है, लेकिन हमने वो किया। तो इमरान खान ने जो था वो हमको ट्रैप में नहीं किया, सियासत में हमारी मुल्क की मईशत को ट्रैप में किया। जो दूसरी वाली बात है, मैं 1 मिनट बाद इस एक सवाल के बाद इधर आ जाऊंगा जी। देखिए, मैं उस मीटिंग में ज़रूर था जिसमें हमने ये पेट्रोल की बात करी है, इसके अलावा मेरे लिए ये बात सही नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई मजीद बात करूँ, एक निजी मीटिंग थी जी। मसला हमारे भाई हामिद मीर साहब का नहीं है, मसला मरीम नवाज शरीफ के ट्वीट का है, जिस वजह से हम सब यहाँ बैठे हैं। मरीम नवाज साहब कह रही हैं कि हमें इस फैसले से इख्तिलाफ है। उसी मरीम नवाज के एक ट्वीट के ऊपर आप 42 अरब रुपए का चेक लिख के दे के आ गए थे, ठीक है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं हमारे साथ और अवाम के साथ, कि अगर 42 अरब लिखा जा सकता है तो 6 रुपये ऊपर नीचे करना कोई मसला नहीं है, या फिर अगर ये गुड कॉप और बैड कॉप नहीं है और मरीम नवाज कह रही है कि नवाज शरीफ ने कहा जो आपके कायद हैं कि अब एक पैसा भी अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, तो क्या फिर 1 सितंबर से आपने 10 रुपये पेट्रोल की बढ़ानी है एज पर IMF एग्रीमेंट, फिर आप नहीं बढ़ाएंगे?
ये बड़ा आसान सवाल है आपका। ये 100% जो है वो IMF का जो 10 रुपये का एग्रीमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, वो मैंने भी साइन किया हुआ है, ये हमने वो किया हुआ, ये 100% पड़ेगा। 10 रुपये जो भी हमारी जो भी IMF से है, ठीक है। अगर जब तक मतलब ये मैं हूँ या ना हूँ उसकी और बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 10 रुपये जो है वो हम अपना टैक्स लगा के प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। और दूसरी बात आप ये जानते हैं कि मतलब हम ये मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसको हम पर्सनलाइज ना करें। देखें, ओगरा ने ये एक समरी भेजी है 6 रुपये की, पेट्रोलियम ने हमको भेजी है, बहुत सारे और लोग शामिल हैं, और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की साइन के बगैर ये नहीं हो सकता है। रात को भी मुझे मैं 11 साढ़े 11 बजे घर पर बैठा था, उसके बाद मुझे तौकीर साहब ने ये मुझे भेजा कि शहबाज साहब ने अप्रूव किए, उसके बाद हमने ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया। तो उनकी नोटिफिकेशन के बगैर जारी नहीं। मैं आता हूँ जी 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 जी, जी भाई। आसिफ अली जरदारी जो आपके कोalition पार्टनर है, उन्होंने भी एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तशवीश का इज़हार किया है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी कोalition और आपकी हुकूमत के फैसलों पर आप उनके पाबंद हैं? नहीं, मैं तो हर हुकूमत ने जो फैसला लिया है मैं उसका पाबंद हूँ। मैं उसके पीछे, मैं ज़ाती तौर पर हर हुकूमत के फैसले के पीछे खड़ा हूँ। अगर मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ है और एथिकल फ़र्ज़ भी है कि मैं हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़ा हूँ। जरदारी साहब की राय भी मोहतरम है, और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ था। जरदारी साहब की भी राय बड़ी मोहतरम है, और मैं उनसे भी बात कर लूँगा। अगर कोई उनके जो भी क्लैरिफिकेशन मांगेंगे मैं दे दूँगा। जी मैं आ रहा हूँ एक एक करके। इसके बाद आपने अभी कहा है कि जो एक्सपोर्ट है उसको आप दरसिनात और इंपोर्ट बिल के बराबर लाना चाहते हैं। कोशिश जी। इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है इसका टोटल बनता है तकरीबन कोई 60 अरब डॉलर, आपकी इंपोर्ट है कोई 80 अरब डॉलर की, यानी कि आप 20 अरब डॉलर इसको कम करने का टारगेट बना रहे हैं। सेकंड सर, इसमें मुझे ये बता दें, आप जब 20 अरब डॉलर का ये टारगेट रख रहे हैं कम करने का, आपको यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी दबाव है, आपको US की जानिब से भी दबाव है कि फौरी तौर पर जो इंपोर्ट आपने बैन की हुई है वहाँ से उसको खोला जाए। एक तो ये। सेकंड सर, ये मुझे ये भी बता दें कि कल जो पार्लियामान की कमेटी में एक कानून लाया गया है कि जो चीज़ें की जाएंगी नजकारी में की जाएंगी, उसके लिए एक बिल लाया जा रहा है कि जो नजकारी के लिए की जाएंगी उसमें तमाम तर जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। सर, इस बिल को लाने की क्यों नौयत पेश आई है कि बाद में ये चैलेंज न किया जा सके, या ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी इसको देखा नहीं जा सके? जो पहला हिस्सा आपका था 20 अरब डॉलर को कम। जी जी जी। देखिए भाई, ये स्टैटिक अस्यूम ना करो कि पिछले साल 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी। अब मेरी तो ख्वाहिश है कि 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाए। तो अल्लाह करे कि ये जो एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस का टोटल है ये 65 से ऊपर हो जाए, और अगर 65 के ऊपर ये हो जाता है और अगर हम 70 तक इंपोर्ट ले आते हैं तो तकरीबन हम वहीं पे पहुंच जाते हैं बैलेंस पे। मैं मतलब ये नहीं है कि वो मक्खी पे मक्खी बिठानी है, लेकिन तकरीबन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं आता हूँ मेहताब भाई आपके पास। जी भाई, दूसरे सवाल का भी बता दें। दूसरा सवाल है जी, ये जो बिल, मैं आपके पास भी आऊँगा भाई। जो बिल जो पास हुआ है वो G2G का बिल पास हुआ है। पाकिस्तान में हमको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा करके ख़रीदने की इजाज़त है, लेकिन बेचने की इजाज़त नहीं है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि UAE ने एक जाहिर की है इंटरेस्ट कि वो पाकिस्तान से शेयर्स ख़रीदना या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं था थ्रू विच वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बेच सकता था। तो इसके लिए एक बिल की ज़रूरत है, लेकिन अब ये बिल जो है इसका हमको कारामद हो जाएगा साबित इंशाअल्लाह ताला। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कतर भी तशरीफ ले जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी अगर कोई चीज़ बेचनी होगी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेच सकेंगे। जी भाई, आपका। सर मिर्जा साहब, आपने खुद इतराफ़ किया कि महंगाई का एक हमारे चैलेंज है इस वक्त हमारे पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से जो आप बढ़ा रहे हैं, और आज में कंडीशन भी है ये तमाम पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज़ का मुद्दा आपने ओगरा पे डाल दिया है कि उनका फ्लैट सिस्टम है, तो उसकी वजह से ये सारा हमें करना पड़ा है। प्राइसेस का 1 रुपया 18 पैसे आपने IFTM बढ़ा दिया इसी पेट्रोलियम प्राइसेस में, जो आप आवाम को लिख दे सकते थे। डीलर्स मार्जिन डीजल पर आपने 2 रुपये 87 पैसे बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया, ये भी आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया आपने। इसके अलावा जो आपने बाकी तमाम मैकेनिज्म बता दिया कि ये इस तरह से होते हैं, जब ओगरा के पास सिर्फ वर्किंग का जो आप कह रहे हैं कि मैकेनिज्म है, जो डिटर्मिनेशन है, टैक्सेशन है, वो सारा फिनांस मिनिस्ट्री करती है और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल होता है।
वो ये रिलीफ क्यों नहीं दिया आवाम को, जिस पर वो सारी आवाम बुला रही है और आप उनको कह रहे हैं कि हमारे पास अख्तियार में कुछ नहीं है। भाई IFEM जो होता है वो एक्चुअल खर्चे पे लगता है, जो खर्चा है वो लगा हुआ है। दो पेट्रोल पंप की कंपनियों ने, आपको भी पता है कि वो स्ट्राइक का कहा था, स्ट्राइक का जब उनसे वो स्ट्राइक की बात ख़त्म हुई तो 7 रुपये में, और आप हिसाब करके देख लें कि 7 रुपये से कम अगर कोई पेट्रोल पंप वाला बेच रहा है तो वो नुकसान कर रहा है, तो वो नुकसान करता है तो मिलावट करता है, वो सीधी सीधी बात है। जी मेहताब भाई। सर एक तो मुझे ये बताएं, अभी एक मिनी बजट की सर बात हो रही है, हाँ, तो मुझे कोई ऑर्डिनेंस के जरिए एक पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की बात करना, और PTM का तो ये नारा था कि जब PTI ऑर्डिनेंसेस के जरिए इस तरह के इकदाम करती थी। एक तो ये बताएं कि उस मिनी बजट में आप क्या क्या ला रहे हैं और उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? भाई वे मिनी जी डॉलर जो है ओपन मार्केट में उसका रेट कम है, इंटरबैंक में ज़्यादा है, समझ नहीं है क्या मांग है। ये मिनी बजट नहीं है, वो जो दुकानदारों को जो टैक्स का जो सिस्टम चेंज किया गया है उसके अंदर, और मैंने आपसे गुजारिश की कि हमको 15 अरब रुपए का टैक्स लॉस भी आ रहा है, तो वो 15 अरब रुपए का टैक्स लॉस भी गुड करेंगे। कोई भी ऐसा, हमने ये आपको पहले भी गुजारिश की हुई है कि कोई भी हम खर्चा भी करेंगे या कोई भी हम टैक्स रिलीफ देंगे तो कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे, ये सिर्फ बजट डेफिसिट नहीं बढ़ने देंगे। अगेन वही बात है कि आप बजट डेफिसिट बढ़ाते हैं, पाकिस्तान के लोगों के पास तो पैसे नहीं है, आपको बाहर के मुल्क से पैसे लेने पड़ते हैं। जब आप बाहर के मुल्क से पैसे लेते हैं तो फिर आप मकरूज हो जाते हैं, फिर आप खुद ही कहते हैं कि यार सॉवरेंटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो कब तक करेंगे? जी भाई। सिंध में और KPK में CNG स्टेशन चल रहे हैं, पिंडी समाज में गुज़श्ता 3 माह से बंद है। CNG सेक्टर कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। ये बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल से ये ECC के अंदर शायद अगले हफ्ते ये समरी आ जाएगी जिसके तहत नॉर्थ एरिया के CNG स्टेशन को भी गैस दी जाएगी। मेरे ख्याल से दे देनी चाहिए और अगले हफ्ते आ जाएगी समरी। आखिरी सवाल जी। ये बताइएगा कि ये ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी अरब के साथ फाइनेंसिंग के लिए हो गया है या होने जा रहा है, एडवांस स्टेज पे है, और कितनी जो है ऑयल की फैसिलिटी और कितने डिपॉजिट्स या और बाकी जो कंट्रीज हैं बायलैटरल उनसे किस स्टेज पे है? यार ये अब देखो, ये अनफॉर्चुनेट है ना कि हम कोई और मुल्क अगर हमको दे रहा हो तो हम तो लेने वाले हैं ना, तो मैं नहीं बोलूँगा, वो बता देंगे खुद, उनको डिस्क्लोज करना तो मैं करूँगा। तो अशरफ भाई सर आप दो बार बोर्ड फॉर्म पर डील करेंगे इस पर तकरीबन जी टैक्स का इम्पैक्ट क्या कितना बिल्कुल मैं हाँ इसी तरह मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुबह जब ट्रेडर्स पे जब आपने जिसकी विड्रॉ किया टैक्स, दोपहर को खबर आई, शाम को फाइनेंस मिनिस्टर ने तरदीद की हम इसको वापस नहीं ले रहे हैं। उसी शाम 2 मिनिस्टर ने आपने और खुरम दस्तगीर ने साहब ने अनाउंस किया। उस दौरान क्या हुआ कि दोपहर मैं बता जी एक तक पूरा सवाल और जी आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंट जब होगी थी तो जनरेशन बढ़ाई हुई और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, ज़्यादा हमारे पास बात हुई थी। उस वक्त कितनी अमाउंट कैपेसिटी पेमेंट जी ये जो आपने बात करी कि वो शाम को ये जो तरदीद हुई है और फिर हमने रात में या दोपहर में तरदीद हुई है, शाम में चेंज किया, तो भाई मुझे जो है वो सुबह से हमारी मीटिंग्स चल रही थी पेट्रोलियम पावर डिवीज़न के साथ, और पावर डिवीज़न को एक खदशा ये था कि 15% उनकी कलेक्शन कम हो गई है। तो हमको ये था कि वी डोंट वांट टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, कि ये पावर की कलेक्शन भी कम हो जाए। तो पावर डिवीज़न वालों ने फिर हमारे पास आके बैठे। 2 दिन से मुझे हमारे जो मेंबर इन IR पॉलिसी थे वो मुझे कहते हैं कि मिफ्ता साहब इससे हट जाए फिक्स से। उसी ने मुझे फिक्स पे लाया था और उसने मुझे कहा कि मिफ्ता साहब हट जाएं फिक्स पे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं फिक्स पे ही रहता, और क्योंकि पहले 3 महीने नहीं कर सकता था, तो अगले 9 महीनों में उतने पैसे में जमा नहीं कर सकता, तो मैं एड वॉल्यूम पे वो पैसे जमा कर लूँगा 27 अरब रुपये। और उनको हमने पावर के साथ बैठ के ये तय किया है। पिछली मरतबा शायद इस तरह तय नहीं था। जी जी फरमाइए जी। एक भी मैं मुझे कैपेसिटी पेमेंट मुंह पे याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे देखिए हाँ जी, ये देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब आप इंपोर्ट